एवरीवन, इस कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज की रीयूनियन पार्टी से, जहां डिम्पल की दोस्त उसे बोलती है, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड ऋषि है वो भी यहाँ आने वाला है आज। तो डिम्पल बोलती है, इस बात को 6 साल हो गए हैं और अब तो वो अब्रोड में रहता है, उसकी तो शादी और बच्चे भी हो चुके होंगे। तो रूही बोलती है, फिर भी मुझे बुरा लगता है कि कैसे वो अचानक से तुमसे ब्रेकअप करके अपने पहले प्यार नीना के पीछे अब्रोड चला गया था। तुम्हें याद है उसने कैसे तुम्हारा यूज किया था उस लड़की को जलाने के लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि वो सीईओ बन गया है कॉस्मोस ग्रुप का। डिम्पल कहती, बस कर, बस शांत हो जा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में हॉल में एंटर होता है ऋषि। उसके सारे क्लासमेट्स उसे मिलने जाते हैं। डिम्पल भी एक झलक के लिए उसे देखती है। उसके बाद ऋषि बोलता है, आज पार्टी के सारे पैसे मैं दूंगा, आप लोग एंजॉय करो। रूही बोलती, देखा कैसे सबको नीचा दिखा रहा है। वो उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, घर चलें क्या? डिम्पल कहती, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखो मेरा बॉस पीछे पड़ा हुआ है, हाफ डे लीव ली थी। रूही बोलती है, देख देख वो हमारी तरफ आ रहा है। ऋषि उसके पास आकर बोलता है, डिम्पल बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं। तो खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ। ऋषि ग्लास को चीयर्स करता है और वो घबराहट में पूरी ड्रिंक पी जाती है। उसके बाद वो याद करती है कॉलेज का वो दिन जब ऋषि उसे छोड़कर चला गया था। और डिम्पल बोलती है, मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगी अब्रोड जाने से, पर बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी मुझे लाइक किया था? वो फिर से जाने लगता है तो वो बोलती है, इसका मतलब लोग सही बोलते हैं ना, तुमने प्यार तो नीना से किया था, मेरे साथ तो तुमने टाइम पास किया। तो वो बोलता है, देखो नीना अब्रोड में पढ़ेगी और मैं भी वहीं जा रहा हूँ पढ़ने, आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है और बेचारी डिम्पल वहीं खड़ी रह जाती है, उदास, टूट जाती है। इसके बाद वो अपने होश में आती है और सबसे माफी मांगती है और बोलती है, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ। डिम्पल के पीछे रूही भी पार्टी से निकल जाती है और ऋषि बोलता है, डिम्पल हम जल्दी फिर से मिलेंगे। अगले दिन हम देखते हैं डिम्पल ऑफिस आती है। उसका बॉस बोलता है, तुम अब आ रही हो, चलो हमें कॉस्मोस ग्रुप चलना है, वो हमारे प्रोजेक्ट को फंड करने को तैयार हो जाएंगे अगर हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी निकली। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों कॉस्मोस ग्रुप के ऑफिस में बैठे होते हैं और ऋषि प्रेजेंटेशन देने लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऋषि का ध्यान कहीं और है। वो प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है और वो उससे पूछती है, आपको और कुछ पूछना है? वो बोलता है, नहीं मिस्टर यंग, तुमसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, हमारी तरफ से डील फाइनल है। तो बोलती है, आपको और कंपनीज के भी प्रपोजल देख लेने चाहिए हाँ करने से पहले। तो बोलता है, डिम्पल अगर तुम्हारे बॉस को ये बात पता लग गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतने में उसका बॉस भी आ जाता है और पूछता है, हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा आपको? ऋषि बोलता है, डिम्पल ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। कल एक काम करो, अपनी सारी टीम को हमारे ऑफिस में भेज दो, यहीं से काम होगा। डिम्पल बोलती है, लेकिन हमारी टीम अपने ऑफिस से काम करती है, ऐसे क्लाइंट के ऑफिस पे जाकर काम नहीं करती। तो बोलता है, जो टीम यहाँ काम करने आएगी मैं उसे 50,000 एक्स्ट्रा दूंगा, यहाँ पे रहने खाना का सब इंतजाम किया जाएगा। तो उसका बॉस बोलता है, हाँ हाँ चलेगा सर। उसके बाद वो बोलता है, डिम्पल तुम लीड करोगी इस टीम को, चलो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। और वो सोचती है, यहाँ काम करूंगी तो दिन रात ये मुझे दिखता रहेगा, लेकिन अगर मना करती हूँ तो 50,000 का बेनिफिट भी तो सबका चला जाएगा। ये सोचते हुए वो निकल जाती है और सोचती है, मैं बस अपने काम पर ध्यान दूंगी आज से। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इतने में पीछे से ऋषि आ जाता है और वो बोलता है, बहुत बारिश हो रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो बोलती है, नहीं मैंने बहुत गर्म कपड़े पहने हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतने में उसे छींक भी आ जाती है और वही सारे एम्प्लॉयज छुट्टी करके जा रहे होते हैं। तो वो उसे बोलता है, देख लो, तुम यहाँ पे खड़े होकर सबको देखना चाहती हो या मेरे साथ चलना चाहती हो? अगले सीन में हम देखते हैं ऋषि गाड़ी रोकता है और डिम्पल उसे थैंक यू बोलकर जल्दी से उसकी गाड़ी से उतरकर चली जाती है। अगले दिन कॉस्मोस ग्रुप पे जब डिम्पल आती है तो उसके सारे कोलीग्स उसे थैंक यू बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट मिला और हमें कितने पैसे कमाने का भी मौका मिला। और एक कोलीग बोलती है, तुम्हें पता है आज तो मैंडी भी टाइम पे आ गई, वो कुछ प्रिंट आउट लेकर क्लाइंट के ऑफिस गई है। तो कहती, मैंडी 1 नंबर की कामचोर, वो ऐसा करेगी, इसका मतलब कुछ तो पक्का गड़बड़ है। इतने में स्टाफ मेंबर आकर डिम्पल को बोलता है, आपको बॉस ने बुलाया है।
जब वो बॉस के कैबिन में जाती है वहाँ मैंडी पहले से ही होती है और मैंडी वापस जा रही होती है और सोचती है डिम्पल आज तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद वो ऋषि से पूछती है क्या हुआ। तो ऋषि बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने पढ़ के बनाया है, तुम क्या हमारी कंपनी को डुबोना चाहती हो? सारे इसमें क्लोजेस तुमने ऐसे डाले हैं कि तुम्हारी ही कंपनी को फायदा हो। कितने पैसे मिले थे तुम्हें ये सब करने के लिए? तो बोलती आपको क्या लगता है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? तो बोलता और क्या है ये, क्या किया है कॉन्ट्रैक्ट में? तो उसे ये सुन के इतना गुस्सा आ जाता है और वो उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वो उठ के उसे आवाज देने लगता है, लेकिन इतने में उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है और उसका दोस्त बोलता है मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है नीना के बारे में, चलो आज बाद में मिलते हैं फिर बताऊंगा। रात को उसका दोस्त बताता है कि नीना फिर से सिंगल हो चुकी है और तुम्हें पता है वो यहाँ शिफ्ट होने के बारे में सोच रही है। ऋषि बोलता है अच्छा। तो दोस्त बोलता है तुम खुश नहीं हो, क्या हो गया तुम्हें? तो आसपास देखता है कि आखिर ये देख कहाँ रहा है। सामने ही डिम्पल अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है। तो रूही बोलती है तुम क्या बात कर रही हो, वो तुम्हारा क्लाइंट बन गया और आज तुम्हें उसने डांट लगाई। तो कहती है लेकिन गलती मेरी ही थी। तो कहती तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम अभी भी उसे लाइक तो नहीं करती? तो कहती नहीं नहीं, इस दुनिया में सिर्फ वो ही है जिसे मैं बेइंतहा नफरत करती हूँ। उसके वो बोलती है तुमने ज्यादा पी ली है, चलो घर चलो, तुम्हें मैं घर ड्रॉप कर देती हूँ। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे होते हैं और ऋषि भी खड़ा हो जाता है और उसका दोस्त बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं जा रहा हूँ, फिर कभी मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त सोचता है इसे क्या हो गया, मैं नीना के बारे में बता रहा हूँ और ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो उसे लाइक करता ही नहीं, आखिर चक्कर क्या है? बाहर उसकी दोस्त बोलती है तुम यहीं रहना, मैं कैब ढूंढ के लाती हूँ, कहीं मत जाना, कहीं भी, समझ आई? तो कहती इतने में पीछे से ऋषि आके उसे संभाल लेता है और बोलता है तुमने कितनी पी ली है? तो बोलती है रूही तुम इतनी जल्दी आ गई, तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? ये क्या तुमने एब्स बना लिए? रूही बोलो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हो गया तुम्हें? इस सब के बीच में पीछे से रूही आ जाती है और ये सब देख रही होती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि डिम्पल का क्या किया जाए। डिम्पल उसे बोलती है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मन तो कर रहा है मैं तुम्हें किस ही कर दूं। वो इसके बाद उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही उसे उल्टी हो जाती है। उसकी दोस्त भागी हुई आती है और बोलती है ऋषि तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। तो बोलता है लेकिन तुम्हें टैक्सी मिली क्या? तो बोलती है बहुत पीक आ रहा है, इस टाइम कोई टैक्सी नहीं मिल रही। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरी कार में चलो फिर। इसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और चल पड़ता है और रूही देखते ही रह जाती है। गाड़ी में डिम्पल और ऋषि बैक सीट पर होते हैं, जहाँ डिम्पल बहुत कोजी हो रही होती है ऋषि के साथ, इधर उधर हाथ लगा रही होती है और रूही अगली सीट पर पलटकर सब देख रही होती है। वो भी हैरान होती है कि क्या करूं इसका। वो ऋषि को बोलती है एक काम करो, तुम आगे आके बैठो, मैं पीछे इसके साथ बैठ जाती हूँ। तो बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने ड्राइवर को बोलता है थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना, मुझे रास्ते से जूस लेना है इसके लिए। और वो सोचती है जूस। अगले दिन जब डिम्पल की नींद खुलती है वो अपना सिर पकड़कर बैठी होती है। रूही बोलती है अरे तुम तो जल्दी उठ गई, इसका मतलब सच में वो जूस काम का निकला? तो बोलती कौन सा जूस? वो कहती वही जूस जो ऋषि ने कल तुम्हारे लिए दिया था। देखो ऐसा मत बोलना कि तुम्हें याद ही नहीं। क्या याद नहीं? क्या हुआ कल? क्या मैं उस पर चिल्लाई थी? नहीं, लेकिन बस तुम उसके साथ थोड़ा कोजी हो रही थी। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारे इन हाथों ने उसे कल कितनी जगह छुआ है ये तुम जानती ही नहीं हो। वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और उसे जैसे ही याद आता है कल उसने क्या क्या किया, वो अपना मुंह शर्म से छुपा लेती है। रूही बोलती आ गया याद मैडम, वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है। इतने में उसके फोन पे मैसेज आता है और रूही फटाफट से उसका फोन ले लेती है और बोलती है देखूं तो क्या मैसेज आया है। वो खोलती है तो मैसेज ऋषि का होता है और ऋषि बोलता है कल मैंने तुमसे ज्यादा ही रूडली बात की थी ऑफिस में, मुझे माफ कर दो। तो रूही बोलती क्या वो अपनी गलती एडमिट कर रहा है क्या? इतने में दोबारा मैसेज आ जाता है कि वैसे कल जो मैंने तुम्हारी रात में मदद की उसका थैंक यू तुम कैसे बोलने वाली हो? क्या मेरे साथ डिनर पर चलोगी? डिम्पल जब ये पढ़ती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार हो क्या रहा है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी नजर ऋषि पे पड़ती है।
वो सोचती है कहाँ इस ऑफिस में फंस गई मैं भी। इतने में उसकी कोलीग बोलती है, अरे डिम्पल तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं, कॉस्मोस ग्रुप का जो प्रोजेक्ट लीडर है ना वो तुमसे मिलना चाहता है। साइड में ही ऋषि खड़ा उसे देख रहा होता है तो वो उसे गुड मॉर्निंग विश करके वहाँ से चली जाती है। केबिन में जाके प्रोजेक्ट लीडर से मिलती है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह से फिर से मिलेंगे, क्या तुमने पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? तो कहती नहीं कौन? तो वो कहता ध्यान से देखो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बिली। तो कहती ओ हाँ मैंने पहचाना ही नहीं, तुम भी यहाँ काम करते हो, क्या इत्तेफाक है ना हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में हैं। वो बोलता है ये इत्तेफाक नहीं है, मैंने जानबूझकर अपना नाम दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए ताकि मैं फिर से तुमसे मिल पाऊँ। उसके बाद वो उसे बोलता है, डिम्पल मैंने इतने साल तुम्हें बहुत मिस किया है। तो डिम्पल बोलती, तुम भी ना क्या मजाक कर रहे हो, इस बात को बहुत टाइम बीत गया है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर बिल्ली भी उसके पास जाता है और बोलता है, रुको तुम कब फ्री होगी बताओ, खाने पे चलते हैं बात करते हैं। और वो बोलती है, देखो मुझे माफ करना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये बोल के वो लिफ्ट में चली जाती है। पीछे से बिल्ली आके लिफ्ट रोक लेता है और इतने में पीछे से ऋषि भी आके लिफ्ट को रोक लेता है। डिम्पल दोनों को देखती है और दोनों अंदर आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट बंद हो जाती है और बिल्ली उसके पास आ जाता है और उसे घूरता रहता है। ऋषि ये सब देखकर सोच रहा होता है क्या बचकानी हरकत है। जब डिम्पल लिफ्ट से बाहर जाने लगती है तब बिली बोलता है, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। इसके बाद वो बाहर निकल जाती है और ऋषि बोलता है, डिम्पल हमारी लंच डेट मत भूलना। ये सुनकर लोग बातें करने लगते हैं और डिम्पल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये आखिर हो क्या रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं डिम्पल और ऋषि लंच पर आए होते हैं। ऋषि खाना ऑर्डर कर देता है और डिम्पल थोड़ी घबराई सी होती है और वो पानी पीने लगती है। इतने में ऋषि बोलता है, क्या तुम्हारा और बिल्ली का कुछ चल रहा है क्या? तो वो खांसने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने तुम्हें कभी प्रपोज किया तो क्या तुम हाँ करोगी? तो कहती नहीं। तो बोलता, क्यों, दिखता भी ठीक ठाक है, कमाता भी ठीक है, तो आखिर तुम क्यों ना करोगी? तो बोलते, क्योंकि मैंने उसे ट्राई किया हुआ है, हमारी नहीं जमने वाली। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, मेरे अलावा ये किसी और लड़के के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पे खाना आ जाता है और वो खाने को देख के इतनी खुश हो जाती है कि ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है और वो एक एक करके खाने लगती है। ऋषि बोलता है, मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया और तुम लगी पड़ी हो, क्या यही तरीका होता है क्या? तो वो बोलती है, खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे? तो वो बोलता है, मुझे भूख नहीं है। तो कहती, ठीक है मैं खा लेती हूँ। और वो मजे से एक एक करके खाती जाती है और यहाँ ऋषि का दिमाग खराब हो रहा होता है ये सब देख के। खाने के बाद वो बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर बिल मांगती है, लेकिन वो बोलती है, बिल तो आपका पहले से ही पे हो चुका है। जब वो वापस जाती है तो रास्ते में उसे बिल्ली टकर जाता है और वो बोलता है, हम फिर से साथ हो सकते हैं, मैं अपनी मम्मी को मना लूंगा। और दूसरी ओर ऋषि सोच रहा होता है, इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है वापस आने में। और वहाँ पे डिम्पल उसे बोलती है, देखो हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। तो वो बोलता, क्या मतलब? तो वो बोलती, मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो वो उसका हाथ छुड़ाती है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ऋषि के साथ लंच कर लिया तो क्या तुम उसे फंसा लोगी? खुद को देखा है 30 की हो गई हो, ना गाड़ी है, ना घर है, ना कुछ है, और हाँ एक दादी है जो पानी की तरह पैसा बहाती है। तुम जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करने वाला। इतने में वहाँ पे मैंडी आ जाती है और बोलती है, तुम एकदम सही बोल रहे हो, बिली ही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बिली बोलता है, ये तो मैं हूँ जो मुझे तुम पे तरस आ रहा है, इसलिए ये ऑफर दे रहा हूँ, नहीं तो कोई भी तुम्हें ये ऑफर ना दे। इसके बाद मैंडी बिली को बोलती है, तुम ऋषि से बात करके इसे इस जॉब से क्यों नहीं निकलवा देते, अपने आप लाइन पे आ जाएगी। इतने में पीछे से ऋषि आ जाता है और बोलता है, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ मीटिंग के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं मीटिंग रूम में ऋषि आता है। मीटिंग में ऋषि का मैनेजर बोलता है, आज की मीटिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाई है जो आउटसोर्स टीम ने दिया है। मैंडी बोलती है, इसके लिए सिर्फ डिम्पल ही रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजर बोलता है, ये आप लोगों के साथ हमारी पहली कोलैबोरेशन है, इसलिए हम आपको एक और चांस देते हैं। मिस डिम्पल, आप ओवर टाइम करके एक नया प्रपोजल सबमिट करो और ध्यान रखना इस पर कोई गलती ना हो। वो हाँ कर देती है। मैक्स बोलता है, हमने अपने ऑफिस के सीसीटीवी चेक करवाए थे और हमें पता लगा था कि उस प्रपोजल से मैंडी ने छेड़छाड़ की थी, और हाँ
ये भी पता लगा है कि जो मिस्टर बिली हैं वो फीमेल कोलीग्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो आप दोनों को आज से ही टर्मिनेट किया जाता है। मैंडी बोलती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और बिली भी गिड़गिड़ाने लगता है। वो गार्ड्स को बुला लेता है और उन्हें बाहर निकलवा देता है। डिम्पल सोचती है इसका मतलब इसे सब पहले से ही पता था। इतना भी बुरा नहीं है वैसे जितना मैंने सोचा था। देर रात डिम्पल प्रपोजल बना के जा रही होती है, इतने में उसका बॉस टकर जाता है। तो वो बोलती है अरे आप क्या कर रहे हो इस ऑफिस में, वो भी इतना लेट। तो वो कहता मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना, मैंडी ने क्या किया, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलता है वैसे पता नहीं मैं ये पूछ सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम और ऋषि सच में सिर्फ क्लासमेट्स हो। तो बोलती हाँ। तो बोलता अच्छा, क्योंकि जनरली वो किसी को सेकंड चांस नहीं देते हैं ना, इसलिए। उसके बाद वो ऋषि का दरवाजा नॉक करने लगती है, पर कोई आवाज नहीं आती तो वो जाने लगती है, लेकिन इतने में आवाज आती है अंदर आने के लिए। अंदर जाके वो बोलती है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ एक और चांस देने के लिए। इतने में ऋषि के दर्द होने लगती है और दर्द में वो उस पर ही गिर जाता है। वो बोलती है क्या हुआ तुम्हें। तो बोलता कुछ नहीं, बस गैस्ट्रिक पेन हो रही है, क्या तुम मुझे ड्रॉर से वो दवाई दोगी। वो उसको सोफा पर बिठा देती है और ड्रॉर से दवाई निकालकर उसके पास जाकर उसे गोदी देती है। ऋषि किसी ख्याल में खोया होता है तो डिम्पल उसके मुंह में ही डाल देती है और पानी पिला देती है। उसके बाद बोलती है क्या आप तुम्हें ठीक लग रहा है। वो बोलता वो बोलती है 10 बज गए, इस हालत में तुम कैसे घर जाओगे, क्या मैं मैक्स को फोन कर दूं। तो बोलता नहीं उसे डिस्टर्ब मत करना, आज उसकी ना डेट है, क्या तुम मेरे लिए कैब बुक करके मुझे घर तक छोड़ सकती हो। तो वो सोचती है और हाँ भर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं डिम्पल ऋषि को सहारा देते हुए उसके घर ले आती है और सोफा पर बिठा देती है। लाइट ऑन करती है और देखती है कि ऋषि को अभी भी दर्द हो रहा है। वो बोलती है दवाई खाए तो टाइम हो गया, अभी तक असर क्यों नहीं हुआ। उसके बाद वो वहाँ से निकलती है और कुछ देर में एक सूप लेकर आती है। वो उसको बोलती है तुम थोड़ा चिकन सूप पी लो। ऋषि उसको अपने इतने पास पाकर कंट्रोल खो देता है और किस करने के लिए जाता है। इतने में डिम्पल बोलती है क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, हटो जल्दी। वो बोलता है मेरी टाई उतार दो प्लीज। वो उसको देखती है, वो उसके पास जाकर बोलता है टाई के साथ खाना खाना बहुत मुश्किल होगा ना, और हाँ जैकेट भी उतार दो प्लीज, मैं पेशेंट हूँ ना आज तुम्हारा। डिम्पल सोचती है और बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो सोचती है ये उतारूं कैसे, तो उससे पूछती है इसको कैसे उतारते हैं। तो बोलता है क्या तुम्हारा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा क्या। वो हाथ पीछे कर लेती है और बोलता है क्या तुमने पहले भी कभी नहीं किया। वो उसका हाथ पकड़ता है और डिम्पल थोड़ा हिचकिचाती है। वो बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, इधर से शुरू करो और लूज करो और फिर इसे खींच दो। वो वेट करने लगता है और डिम्पल थोड़ा शर्मा रही होती है, फिर भी धीरे धीरे अपना हाथ उसके पास लेकर जाकर उसकी टाई खोल देती है और उसको दे देती है। वो बोलता है अच्छा काम किया तुमने। वो बोलती है मैं जा रही हूँ, तुम सूप पी लेना। ऋषि उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आज मुझे बहुत पसीना आया था, मेरा नहाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर नहाते हुए मेरा पैर स्लिप कर गया तो क्या तुम मेरे नहाने तक बस प्लीज रुक सकती हो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऋषि खुश हो जाता है। वो उसे वॉशरूम के पास ले आता है, लेकिन इतने में उसे फिर से दर्द होने लगता है। वो उसको बोलता है क्या तुम कपड़े निकाल सकती हो कपबोर्ड से मेरे लिए। तो कपड़े निकाल के उसे देती है और वो बोलता है मेरा ब्रीफ कहाँ है। तो वो घबरा के उसको भी निकाल कर दे देती है। वो नहाने जाता है, इतने में पलटकर बोलता है कि तुम कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रही क्या एक ही घर में। तो बोलती नहीं कभी नहीं। उसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो लाते घुसे मारने लगती है उसे। बैठकर वो सोच रही होती है मुझे नहीं पता था इसे नहाने में इतना टाइम लगता है। वो मोबाइल पे चेक कर रही होती है, एक भी कैब नहीं मिल रही होती। ऋषि आ जाता है और बोलता है क्या हुआ। तो बोलती है एक भी कैब नहीं मिल रही है। तो ऋषि उसके पास बैठ जाता है और बोलता है मेरे घर पे काफी गेस्ट रूम है, तुम चाहो तो रुक सकती हो। नहीं नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऋषि बोलता है तुम ना ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो सोचती है अच्छा नीना के पीछे तो अब्रोड चला गया था, क्या अब ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऋषि बोलता है ये क्या शक्लें बना रही हो तुम। वो सोचती है एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, मैं ना इसके जंजाल से हटूं।
ऋषि बोलता है गेस्ट रूम साइड में ही है, जाओ जाकर वहाँ पे आराम कर लो। डिम्पल ठीक है बोलकर चली जाती। ऋषि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है सुबह, वो उतर के आती है और ऋषि बोलता है आओ ब्रेकफास्ट कर लो। वो डाइनिंग पे आ जाती है और बोलती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो बोलता बहुत बेटर है। डिम्पल खाने लगती है और सोचती है इतने अमीर आदमी को भी खाना बनाना आता है। इसके बाद ऋषि बोलता है जल्दी खा लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ घर। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे घर पे ड्रॉप कर देता है, लेकिन उसके घर के बाहर मेंढी खड़ी होती है और वो ये सब देख लेती है और बोलती है ये कल रात भी ऋषि के साथ गई थी और सुबह भी उसी की गाड़ी में आई है, पक्का इन्होंने रात में कुछ किया होगा। डिम्पल तुम्हारी वजह से ही मुझे नौकरी से निकाला है ना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रात में जब डिम्पल अपने घर होती है दरवाजे पर मेंढी आती है और वो बोलती है मेरा ना कोई पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तो बाहर देखती है लेकिन उसे कोई दिखता तो नहीं, फिर भी वो अंदर बुला लेती है उसे। डिम्पल बोलती है क्या मैं पुलिस को बुला दूँ? तो बोलती नहीं एक्चुअली डिम्पल मैं ना तुमसे माफी मांगना चाहती थी जो मैंने किया उसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी लाई हूँ, अगर तुमने मुझे माफ किया तो इसे पी लो। तो वो बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बोलती है अच्छा इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, अच्छा एक काम करो तुम्हें क्या लग रहा है मैंने इसमें कुछ मिलाया है, लो तुम मेरी वाली कॉफी पी लो। तो वो उसकी कॉफी पी लेती है और उसे पीते ही उसे अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका सिर घूम रहा होता है और ये मेंढी की चाल होती है। वो बोलती है ओह तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। डिम्पल बोलती है तुमने क्या मिलाया है मेरी ड्रिंक में? बोलती वही जिससे तुम एक आदमी को खुश कर सको। तो डिम्पल बोलती तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो बोलती क्योंकि तुम्हें हमेशा मेरे से ऊपर रहने का बड़ा शौक है ना, आज तुम्हें पता लगेगा जब तुमसे ऊपर कोई होगा। इसके बाद वो कॉल करती है बिली को और बोलती है आ जाओ डिम्पल तुम्हारे लिए तैयार है। इसके बाद वो चली जाती है। डिम्पल खड़ी होती है लेकिन लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। वो सोचती है नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। वो जल्दी से फोन से वॉइस मैसेज कर देती है ऋषि को। जब ऋषि को ये मैसेज मिलता है तो वो तुरंत निकल पड़ता है उसे बचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं बिली उसे हाथ लगाने लगता है और बोलता है आखिर आ ही गई तुम मेरे पास। डिम्पल उसे धक्का दे देती है और वो बेचारा गिर जाता है और डिम्पल भागती है कमरे की तरफ, लेकिन बिली उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम नहीं बच के जा सकती आज तो। वो उसे फिर से हाथ लगाने लगता है और वो उसका हाथ काट देती। बिल्ली को गुस्सा आ जाता है। डिम्पल बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें नहीं पता क्या ये एक गुनाह है? तो बोलता अच्छा गुनाह, और जो तुमने मेरे साथ किया मेरी जॉब छीन ली और मुझे हर जगह से ब्लैकलिस्ट करवा दिया उसका क्या? उसके बाद वो उसके पास जाता है लेकिन इतने में ही दरवाजा खुलता है। बिल्ली देखकर चौंक जाता है ऋषि को। ऋषि बोलता है तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पैर पकड़ लेता है लेकिन वो उसका पैर ही दबा देता है। उसके बाद वो डिम्पल के पास जाता है, उससे पूछता है तुम ठीक हो? वो उसको बोलती है तुम मुझे बचाने आए, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोल के वो फिर से बेहोश हो जाती है। वो बोलता है डिम्पल डिम्पल, तो वो उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। वो उसे लाकर गाड़ी में बिठा देता है और फिर अपने दोस्त को कॉल लगाता है और बोलता है किसी बंदे को भेजो यहाँ पे बिल्ली को सबक सिखाने के लिए। इसके बाद वो गाड़ी चलाने लगता है और वो उसे घर ले आता है और उसे बेड पर बिठाकर उसके शूज निकाल देता है। वो उसे चेक करता है कि वो तो गर्म पड़ी है। वो समझ जाता है कि इसे किसी ने ड्रग दिया है, तो वो उसके लिए पानी लेने जाता है लेकिन डिम्पल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आने लगती है। वो बोलता है तुम नशे में हो। बोलती है लेकिन मैं मर रही हूँ। तो बोलता है मुझे पता है। वो उसको पानी देता है और उसे पूछता है अभी तुम्हें बेटर लग रहा है क्या? लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो फिर से उसे हाथ लगाने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। तो ऋषि उसे पीछे कर कर उसे किस करने लगता है। वो उसको बोलता है डिम्पल इस तरीके के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, मुझसे नफरत मत करना प्लीज कर। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है। यूं ही रात निकल जाती है। अगले दिन जब डिम्पल की नींद खुलती है वो अपने आप को इस हालत में देखती है और साइड में ऋषि को देखती है और जल्दी से कपड़े डाल के निकल जाती है। जब ऋषि की नींद खुलती है तो साइड में नहीं होती, वो नीचे तक जाता है उसे देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं वो मार्केट से अपनी दादी के लिए कुछ पैक करवा के उसके पास जा रही होती है। उसे पीछे से ऋषि की कॉल भी आ रही होती है।
वो हॉस्पिटल आती है और दादी के सिर पे हाथ फेरती है। फिर नर्स बोलती है आपकी दादी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, और वो कुछ पैसे उसके हाथ में थमा देती है। उसके जाने के बाद नर्स सोचती है जरा से पैसे देकर चली गई। उसके बाद वो उसकी दादी को बोलती है ए बुढ़िया उठ उठ यहाँ से। कुछ देर के बाद वो फिर से लौट आती है और दादी के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है दादी पहचाना नहीं मैं डिम्पल। तो नर्स बोलती है इनकी ना आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, किसी को पहचान भी नहीं रही है। तो बोलती ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक काम करो आप इनकी पैकिंग करो, मैं आज ना इन्हें शहर वाले हॉस्पिटल में दिखाऊंगी। तो कहती नहीं नहीं मैम आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब है रास्ता इतना खराब है, उबड़ खाबड़ है, और आपको पता ही है तुम्हारी दादी कितनी नाजुक सी है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इतने में ऋषि की कॉल आ जाती है उसके पास। वो उठाती है और वो बोलता है मैं तुम्हारे होम टाउन में हूँ, यहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या अच्छी सी देखने के लिए। बोलते तुम मेरे होम टाउन में हो। तो बोलता हाँ। तो बोलते तो तुम कार से आए हो क्या। तो कहता ऑब्वियसली और किससे आऊंगा। तो बोलते मेरी एक मदद कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं ऋषि डिम्पल के पास आ जाता है और डिम्पल अपनी दादी को व्हील चेयर में लेकर जल्दी से गाड़ी में बिठा देती है। उसके बाद ऋषि व्हील चेयर को डिक्की में रखता हुआ आ जाता है और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। डिम्पल जल्दी से दादी को अंदर ले जाती है और सारी प्रोसेस करवाते करवाते थक जाती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि ऋषि के बारे में तो वो भूल ही गई। तो फिर वो उसे कॉल करती है और ढूंढने लगती है। एट लास्ट उसे ऋषि दिख जाता है थका हुआ सा। वो बोलती है ऋषि, वो बोलता है कोई चेयर ही खाली नहीं थी, मैं तो थक गया। वो बोलती है इतना खराब स्टेमिना है तुम्हारा, चलो खाना खाने चलते हैं। वो कैंटीन में ले जाती है उसे और बैठने को बोलती है। वो उसको बोलता है ये खाना टेस्टी तो होगा ना पक्का। वो उसे चॉपस्टिक देती है और बोलती है ये बहुत टेस्टी है। वो उसे मजे से खाता हुआ देखता है और खुद थोड़ा हिचकाता है, लेकिन फिर एक नूडल खा लेता है। वो पूछती है कैसा है। वो फिर से खाता है और पूरा बॉल खत्म कर देता है। उसके बाद वो बोलती है तुम अचानक से मेरे होम टाउन में क्या कर रहे थे वैसे। वो बोलता है मैं कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहा था यहाँ पे। वो उसे बोलता है हम कहाँ रुकेंगे वैसे जब तक तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कहती मैं करती हूँ कुछ बंदोबस्त। उसके बाद हम देखते हैं ऋषि एक होटल में डिम्पल का वेट कर रहा होता है और डिम्पल आती है और 2 कार्ड्स दे देती है, एक उसका और एक खुद का। वो बोलता है लिफ्ट कहाँ पे है। तो बोलती है पुराना होटल है, यहाँ लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ है, 3rd फ्लोर तक जाना है, चलो। वो रूम के अंदर आता है, रूम की हालत देखता है। डिम्पल बोलती है कैसा लगा। तो बोलते हैं हाँ ठीक ही है। तो बोलती है अच्छा चलो मैं तुम्हें पजामा दिला देती हूँ। वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे डिम्पल को एक पजामा पसंद आ जाता है, तो वो पजामा ले लेती है। होटल में नहाने के बाद जब वो बाहर आता है और पजामा टी शर्ट पड़ा देखता है तो सोचता है मैं ये नहीं डालने वाला। लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं उसने वो ही डाला होता है और उसे वो डालने के बाद खारिश होने लगती है जगह जगह। इतने में वो देखता है नीचे से एक कॉकरोच गुजरता है। तो वो चिल्ला के बेड पर चढ़ जाता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारने लगता है। और डिम्पल वहाँ आती है और बोलती है क्या तुम भी एक कॉकरोच से डर गए। तो बोलती चलो सो जाओ, चला गया वो कॉकरोच। तो बोलता नहीं मैं नहीं सोने वाला यहाँ पे, हो सकता है और भी कॉकरोच आ जाए। तो बोलती अच्छा फिर अब क्या करेंगे। तो कहती ठीक है तुम मेरे कमरे में सो लो। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने कमरे से सामान पैक कर रही होती है दूसरे कमरे में जाने के लिए। लेकिन उसी टाइम उसे उस रात की याद आ जाती है जो उन दोनों ने साथ में बिताई थी नशे में। ऋषि बोलता है क्या हुआ, कहाँ खो गई। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, कल हमें हॉस्पिटल जाना है ना, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और बाहर जाकर सोचती है आज तक हम दोनों में से किसी ने उस रात के बारे में जिक्र ही नहीं किया है। फिर वो सोचती है वैसे उसके लिए तो ये आम सी बात होगी। अगले दिन हम देखते हैं हॉस्पिटल में नर्स बोलती है इनका हाथ उठाओ जरा। तो उठाने लगती है तो नर्स बोलती है अपने पति को बोल दो ना करने को। तो वो उसको बोलती है तुम खड़े क्या हो, मदद करो आके। वो मदद कर देता है दादी को व्हील चेयर में बिठाने में। नर्स बोलती है रिपोर्ट्स आ गई हैं, डॉक्टर रूम में आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर रिपोर्ट्स देख रहा होता है और बोलता है इनकी हालत बहुत खराब हो गई है।
बस अब कुछ ही महीने बचे हैं इनके जीने के। डिम्पल बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस साल तो वो एकदम सही थी, मैंने उनके लिए पर्सनल नर्स भी लगा दी थी। उसके बाद वो रोने लगती है और ऋषि उसे संभाल लेता है। डॉक्टर बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे लगता है आपकी नर्स ठीक नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में हमें पता लगा है इन्हें रोज बहुत स्लीपिंग पिल्स खिलाई जाती थी। डिम्पल बोलती है मुझे इस बारे में पहले पता लग जाना चाहिए था। ऋषि बोलता है डॉक्टर अब क्या करना चाहिए। तो बोलता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको ट्राई करना है किसी बड़े हॉस्पिटल में एक बार दिखाकर ट्राई कर लो। उसके बाद वो निकल जाते हैं और ऋषि बोलता है तुम फिक्र मत करो, बड़े हॉस्पिटल में इनका इलाज कराएंगे। वो बोलती है लेकिन मुझे एक बार उस नर्स के पास ले चलो प्लीज। वो पहुंच जाती है उस जगह और अपनी दादी के रूम में जो दवाई रखी होती है उसे देखने लगती है और रो देती है। बाहर नर्स बैठकर मजे से फोन देख रही होती है तो वो जाकर उस पर दवाई फेंक देती है। नर्स उठाती है और बोलती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये दादी की दवाई नहीं है, ये मेरी है। तो बोलती है मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कुछ। तो दोनों के बीच बहस हो जाती है और नर्स बोलती है हाँ तो मैंने खिलाई स्लीपिंग पिल्स, तो क्या तुम्हें पता है वो बुढ़िया कितना नाटक करती है, मैं तो उसे 2-3 दिन भूखा भी रखती थी ताकि वो अपने औकात में आ जाए। तो डिम्पल उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है कि मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं जो तुमने बोली है। तो नर्स फोन लेने लगती है लेकिन वो उसे नहीं देती। तो नर्स बोलती है ठीक है मत दो, लेकिन अगर तुम ही नहीं रहोगे तो इस सबूत का क्या करोगे। तो वो एक हैवी चीज उठा लेती है उसे मारने के लिए। जैसे ही वो मारने लगती है पीछे से ऋषि आके उसे बचा लेता है और नर्स जा गिरती है नीचे। इतने में पीछे से हॉस्पिटल का मैनेजर आ जाता है और वो बोलता है प्लीज हमारी कंप्लेंट मत करना, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, आपका जितना भी खर्च आया है इलाज में वो सब दे दूंगा। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बोल के वो निकल जाती है। ऋषि बोलता है उसने ऑफर तो अच्छी दी थी, सारे पैसे वापस मिल जाते तो तुमने लिए क्यों नहीं। तो बोलती पैसे तो मिल जाते लेकिन बाकी पेशेंट्स का क्या, जो उन्होंने मेरी दादी के साथ किया हो सकता है वो और लोगों के साथ भी ऐसा करते, तो इसलिए उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी दादी को मैं जल्दी ठीक करवा दूंगा। तो वो उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलता है इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो। इसके बाद वो एक फ्रेंड के घर आ जाते हैं, वहाँ एक ही कमरा होता है। तो वो ऋषि को बोलती है तुम सोफा पर सो जाओ क्योंकि दादी रूम में सो रही है। तो वो बोलता है तुम कहाँ सोने वाली हो। तो वो जमीन पे एक चादर बिछा देती है और बोलती है मैं यहाँ सोऊंगी। जब ऋषि सो रहा होता है वो डिम्पल को देखता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद डिम्पल को ठंड लग रही है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही। तो वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो उठता है, उसकी चादर हटाता है और उसे गोद पे उठाकर सोफा पर लेटा देता है और उसे चादर उड़ा देता है और खुद भी उसके साइड में आकर लेट जाता है। दोनों बहुत पास होते हैं एक दूसरे के। ऋषि बोलता है सो जाओ, ये बोलकर वो भी सो जाता है। एक इतने छोटे सोफा पर वो दोनों लेटे होते हैं और डिम्पल उसे देख रही होती है और बोलती है ये कितना हैंडसम है। सुबह हम देखते हैं ऋषि बोल रहा था डिम्पल डिम्पल उठो, मेरा हाथ सो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, उठ जाओ। तो वो जैसे ही उठती है घबरा कर उछल के नीचे आ जाती है। इसके बाद वो दादी के कमरे में चली जाती है और बोलती है दादी आप उठ गए, क्या आप मुझे पहचान रहे हो। तो वो बोलती है हाँ मेरा बच्चा, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। जैसे ऋषि भी आ जाता है और बोलता है दादी की कंडीशन तो ऑलरेडी इम्प्रूव हो गई लगती है। वो दादी से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपको उस नर्स का टॉर्चर सहना पड़ा। तो बोलते तुम रो क्यों रही हो, इधर आओ गले लगो मेरे। अगले दिन ऋषि गाड़ी में सामान रख रहा होता है और दादी बोलती है ये लड़का कौन है वैसे, इतना अच्छा बच्चा है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो बोलती नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। इतने में ऋषि अंदर आ जाता है और बोलता है अब हम हॉस्पिटल चलेंगे। वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इतने में ऋषि को उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो बोलता है एक अच्छी न्यूज है तुम्हारे लिए, नीना वापस आ गई है और आज डिनर पर आ रही है। तो वो बोलता वो तो अगले मंथ आ रही थी ना। तो डिम्पल सुन रही होती है और सोचती है क्या कहीं नीना वापस तो नहीं आ गई। उसका दोस्त बोलता है वो तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए जल्दी है। जब वो फोन रख देता है तो डिम्पल बोलती है तुम बिजी लग रहे हो, मैं चलती हूँ। ऋषि सोचता है ये कैसा एटीट्यूड है, क्या ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो डिम्पल उदास होकर जा रही होती है
वो सोचती है मैं भी गलत ख्वाब सजा बैठी थी, अब टाइम आ गया है पीछे हटने का। वो पलटती है और सोचती है बस जो भी था आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले दिन ऑफिस में काम कर रही होती है तो वो टाइम देखती है और सोचती है हॉस्पिटल चलती हूँ, दादी से मिलाती हूँ। वो जा रही होती है वो ऋषि से टकरा जाती है और ऋषि उसे संभाल लेता है। दोनों की आंखों से आंखें मिलती हैं। उसके बाद डिम्पल थोड़ा सा पीछे हो जाती है। ऋषि बोलता है क्या तुम दादी से मिलने जा रही हो? तो कहती हाँ। लिफ्ट खुलते ही वो वहाँ से निकल जाती है और ऋषि उसके पीछे जाता है। वो बोलता है डिम्पल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इतने में वो देखता है एक गाड़ी में डिम्पल बैठकर जा रही होती। डिम्पल अपने बॉस को बोलती है मैंने आपको तकलीफ दी ना, मुझे माफ कर दो। तो उसका बॉस बोलता है तकलीफ कैसी, मैं तो उसी साइड जा रहा था। और ये सीन को ऋषि देखता ही रह जाता है। ऑफिस में सब लोग टीम आउटिंग का प्लान कर रहे होते हैं और वहाँ पर ऋषि भी आ जाता है और बोलता है क्या मेरी अप्रूवल के बिना तुम ऐसी प्लानिंग कर सकते हो? तो वो डिम्पल को कैबिन में बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिम्पल ऋषि की कैबिन में आती है और बोलती है हम 2 दिन का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, हम अपना काम खत्म कर लेंगे फिर ही जाएंगे। ऋषि कल रात को याद करता है कि कल कैसे वो जय के साथ चली गई थी और उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो उसे गुस्से में बोलता है ऐसे मांगते हैं क्या परमिशन? तो वो बोलती है अगर हम अपना काम खत्म कर रहे हैं तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो बोलता है वो जय भी आ रहा है क्या? तो बोलती है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन उसी टाइम उसे चक्कर आने लगता है। ऋषि जैसे ही देखता है वो भागा भागा जाता है और उसे संभाल लेता है। वो उसे पलटाता है और वो बोलती है मुझे छोड़ दो। वो बोलता है हिलना बंद करो। वो उसे गोद में लेकर सोफा पर बिठा देता है और चॉकलेट बॉक्स से एक चॉकलेट निकाल कर उसे खिलाता है और पूछता है अब कैसा लग रहा है। वो उसका माथा टच करने जाता है, लेकिन वो बोलती है मैं ठीक। फिर वो बोलता है अच्छा सुनो, मैंने तुम लोगों को अप्रूवल दे दिया टीम आउटिंग के लिए, तुम लोग जा सकते हो। तुम बोलते तुम आना चाहोगे क्या? तो मुझे लगता है तुम बिजी हो, नहीं आओगे तुम। तो बोलता है मैं आऊंगा। वो उसे देखती है और वो बोलता है लगता है तुम्हारा मन नहीं था मुझे बुलाने का, है ना? तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ सकते हो। ये बोलकर वो चली जाती है। कैबिन के बाहर सब लोग कान लगाकर सुन रहे होते हैं कि अप्रूवल मिलेगा या नहीं, और उधर डिम्पल दरवाजा खोलने ही वाली होती है। इतने में ऋषि उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा खोल देती है और सामने सब लोग खड़े होते हैं और वो जल्दी से निकल जाते हैं वहाँ से। ऋषि डिम्पल खड़े रह जाते हैं और डिम्पल भी निकल जाती है। फ्राइडे को सारी टीम पहुँच जाती है आउटिंग के लिए और वो लोग सोचते हैं डिम्पल कहाँ रह गई। तभी एक बोलता है लगता है वो ऋषि के साथ आई है, वो देखो वो बैठी है। दोनों सोफा पर बैठे होते हैं और उसका बॉस जय आ जाता है और बोलता है डिम्पल। डिम्पल बोलती है अरे वाह आप तो कैजुअल्स में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ऋषि ये सुन रहा होता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो डिम्पल जाके चेक इन करते हैं। वो ऋषि के साथ चली जाती है और जय देखता रह जाता है। कुछ देर बाद सब डिनर के टेबल पे होते हैं। इतने में उसकी कुलीग बोलती है देख ऋषि आ रहा है, वो कितना हैंडसम लग रहा है ना। तो वो उसको देखती है, ब्लैक कोट कैजुअल में गजब ढा रहा होता है। वो भी आकर चेयर पर बैठ जाता है और सब चीयर्स करते हैं और खाना एंजॉय करने लगते हैं। डिनर के बाद डिम्पल जय बात कर रहे होते हैं और डिम्पल अपने पास्ट के बारे में उसे सब कुछ बताती है। जय बोलता है मुझे ये सुनकर बुरा लगा, वैसे कुछ है जो मैं तुम्हें बहुत टाइम से बोलना चाहता हूँ। तो वो उससे पूछता है क्या हम डेट कर सकते हैं? डिम्पल इस पर उससे माफी मांगती है और बोलती है देखो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो बोलता है एक बार ट्राई तो करके देखो। वो कुछ नहीं बोलती, चुप रह जाती है और वो बोलता है चलो मैं चलता हूँ, मुझे काम है। जब डिम्पल वापस आ रही होती है तो वो देखती है ऋषि सिगरेट पी रहा होता है। वो उसे अपने पास बुलाता है तो डिम्पल जाकर बोलती है हाँ बताओ। तो वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है कुछ नहीं, अंदर जाओ। कमरे के अंदर पार्टी चल रही होती है और जब ऋषि वहाँ पर आता है तो लोग उसे बिठा देते हैं। रोज बोलती है चलो कोई गेम खेलते हैं ना, एक काम करते हैं ट्रूथ एंड डेयर की गेम खेलते हैं। वो बोतल लेती है और उसे घुमा देती है और बोतल जाकर रुकती है ऋषि की ओर। उससे पूछा जाता है अच्छा आप ये बताओ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? वो बोलता है वो तो डिपेंड करता है कि वो हाँ बोलती है या ना। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और डिम्पल की ओर बढ़ रहा
होता है और डिम्पल घबरा जाती है। वो उसके पास जैसे ही आता है इतने में उसके पास कॉल आती है। नीना बोलती है मैं तुमसे लॉबी में मिलने आई हूँ, बाहर आ जाओ ना प्लीज। तो कहता है ठीक है अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो निकल जाता है और बाकी लोग फिर से पार्टी करने लगते हैं। इतने में डिम्पल को भी कॉल आती है और वो शॉक्ड हो जाती है और वो फोन पे बोलती है मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ। जय बोलता है कहाँ जा रही हूँ, लेकिन इतने में वो भाग चुकी होती है। नीना बाहर उसके दोस्त के साथ खड़ी होती है और बोलती है मैंने बोला था ना मैं एक कॉल करूंगी और ऋषि उसी टाइम आ जाएगा। तो बोलता है तुम ना इस गलत फहमी में मत रहना, अब वो बदल चुका है, उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो ना बस मेरे से नाराज है, मैं उसको मना लूंगी। ऋषि आता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वो बोलती मैं तुमसे मिलने आई हूँ, होटल पूरा बुक है और हमें एक रूम में नहीं मिल रहा, क्या आज हम तुम्हारे कमरे में नाइट आउट कर सकते हैं बचपन की तरह? इतने में वो देखता है डिम्पल को भागते हुए, तो वो उसे जाकर रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो उसे बताती है कि दादी की तबीयत खराब हो गई है तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। इतने में वो पलट के नीना को देखती है और उसके बाद पलट कर चली जाती है और पीछे पीछे ऋषि भी निकल जाता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नीना ये सब देख रही होती है और वो उसके दोस्त को बोलती है चाहे कुछ हो जाए मैं ऋषि को अपना बना के रहूंगी, चलो मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो चलो। दूसरी ओर हम देखते हैं वो दोनों भागे भागे दादी के पास आ जाते हैं। रिया बोलती है डॉक्टर ने कहा है अब दादी को कोई खतरा नहीं है। डिम्पल बोलती है थैंक यू यार, चलो तुम जाओ ना, घर जाकर रेस्ट कर लो, मैं इनका ध्यान रख लूंगी। अब उसके जाने के बाद डिम्पल बोलती है दादी अपनी आंखें खोलती है और बोलती है बेटा तुम मेरे लिए पानी ले आओगी? तो वो उसे पानी देने लगती है तो दादी बोलती है नहीं ये पानी नहीं, मुझे गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी ले आओ ना प्लीज। तो वो ऋषि को बोलकर बाहर चली जाती है। उसके बाद ऋषि दादी के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या मुझे? तो बोलती है बेटा क्या तुम डिम्पल को लाइक करते हो? तो वो सोचता है और बोलता है हाँ मुझे वो पसंद है। ये सुन के दादी खुश हो जाती है। फिर वो उसको बोलती है कि मेरी डिम्पल का ख्याल रखना बेटा, उसने बहुत बुरी जिंदगी जी है, उसके पेरेंट्स भी बचपन में मर ही गए थे, सिर्फ मैं ही हूँ उसकी लाइफ में, अब तो मैं भी बीमार चल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मेरे पास कितना टाइम। तो ऋषि बोलता है दादी मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा उसका साथ दूंगा और हमेशा उसका ध्यान रखूँ। इतने में डिम्पल आ जाती है और बोलती है आप ठीक तो हो ना? इतने में ही ऋषि को एक कॉल आती है नीना की। वो उठाता है तो वो बोलती है तुम इतनी जल्दबाजी में निकल गए डिम्पल के साथ, हमें तो टेंशन ही हो गई, हम लोग भी हॉस्पिटल आ गए हैं, बताओ डिम्पल की दादी का कौन सा रूम है? तो वो डिम्पल को बताता है कि नीना तुम्हारी दादी से मिलना चाहती है, क्या रूम नंबर बता दूं? तो दादी बोलती है हाँ बेटा बता दो, आने दो कोई। फिर वो उसे रूम नंबर बता देता है। नीना रूम के बाहर आ जाती है और अंदर ऋषि और डिम्पल को साथ देखकर चिढ़ जाती है। उसके बाद वो अंदर आती है और दादी से मिलती है और दादी बोलती है डिम्पल बेटा इसे फल काट कर दो। तो नीना बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर भी डिम्पल बाहर फ्रूट्स धोने के लिए चली जाती है और ऋषि को बोलती है मेरी दादी का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। दादी दोनों को बैठने को बोलती है और फिर उसे प्यास लगी होती है तो ऋषि पानी लेने जाता है लेकिन उसमें पानी ही नहीं होता। तो वो दादी को बोलता है मैं बाहर से पानी ले आता हूँ। तो वो नीना को बोलता है यही बैठे रहना। उसके बाद दादी नीना से पूछती है बेटा तुम ऋषि को जानती हो क्या? तो बोलते ऋषि वो तो मेरा मंगेतर है, हम साथ में ही बड़े हुए हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर दादी हैरान हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बोलती है लेकिन उसने अभी तो मेरे से वादा किया कि वो डिम्पल का साथ देगा। नीना बोलती वो बहुत अमीर आदमी है और डिम्पल एक मामूली सी लड़की, वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये सुन के दादी गुस्सा हो जाती है उस पर और उसकी हालत बिगड़ने लगती है और इसके बाद वो बेड पर ही गिर जाती है। नीना बोलती है बेवकूफ बुढ़िया। कुछ देर के बाद जब डिम्पल अंदर आती है तो दादी को देखकर भागी भागी उनके पास जाती है और दादी बिल्कुल भी नहीं हिल रही होती तो वो नर्स और डॉक्टर को जोर जोर से पुकारने लगती है, चिल्लाने लगती है। डॉक्टर जब अंदर आता है तो वो उसके माथे पे नब्ज सब चेक करता है और डिम्पल को बोलता है मुझे माफ करना, अब ये नहीं रहे। वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में पीछे से ऋषि आ जाता है और दादी को देखता है और डॉक्टर उसे बोलता है शी इज नॉट मोर।
पीछे से नीना भी आ जाती है और बोलती है ये क्या हुआ, कब हुआ, मुझे नहीं पता, तुम बहुत देर से आए नहीं थे तो तुम्हें मैं ढूंढने के लिए बाहर गई थी। डिम्पल उसकी ओर पलटती है और बोलती है तुम कहाँ थे, तुम्हें मैं बोल कर गई थी ना मेरी दादी का ध्यान रखना, आखिर तुम कहाँ थे। तो बोलता दादी को पानी चाहिए था तो मैं तो पानी लेने गया था। तो डिम्पल बोलती तो तुमने मेरी दादी को अकेला छोड़ दिया। कहते नहीं, मैं तो नीना को बोल कर गया था। नीना बोलती है तुम्हें बहुत देर हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने बाहर निकल गई थी। डिम्पल बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना। नीना बोलती है तो क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो उनकी डेथ का। ऋषि बोलता है तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं डिम्पल बिखर जाती है और वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि नीना की वजह से ये सब नहीं हुआ। तो बोलता है देखो तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें भी पता है दादी पहले से बीमार चल रही थी, नीना का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कहती ओह अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो, मुझे दादी के साथ अकेला टाइम चाहिए। तो वो उसे बोलता है कॉल करना अगर कुछ भी चाहिए हो तो। उसके बाद वो दादी से माफी मांगती है। अगले दिन जब वो कमरा खाली कर रही होती है तो एक पेशेंट आती है और बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे आपको ये बताना चाहिए या नहीं। डिम्पल बोलती क्या, किस बारे में, दादी के बारे में क्या। तो बोलती हाँ कल रात मैंने एक लड़की को देखा था बहस करते हुए आपकी दादी के साथ और उसके कुछ ही टाइम के बाद मैंने सुना कि उनकी मौत हो गई। तो वो उसको बोलती क्या तुम मेरे साथ प्लीज पुलिस स्टेशन चल सकती हो, ये सब वहाँ भी बता सकती हो प्लीज। तो कहती नहीं नहीं मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, तुम ऐसा सोच लो मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। डिम्पल उसके बाद बाहर आकर सोचती है क्या करना चाहिए मुझे। वो सोचती है काम करती हूँ, ऋषि को बोलती हूँ, वो क्या बता मेरी मदद करे। अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं ऋषि की माँ आती है और वो बोलता है आप यहाँ क्यों आई। तो बोलते तुम तो इतने बिजी रहते हो तो यही एक तरीका है तुमसे मिलने का। तो बोलता है मेरी मीटिंग है मैं बिजी हूँ। तो बोलती लेकिन इतना बिजी कि नीना के साथ तुम टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे, तुम लोग कब सेटल होने वाले हो, शादी की डेट निकलवाऊं क्या। तो बोलता है माँ मेरा इस टाइम फोकस सिर्फ काम पर है। उसकी माँ बोलती है मैंने सुना है एक डिम्पल नाम की लड़की है, तुम बहुत क्लोज हो आजकल उसके साथ। तो बोलता वो एक गरीब घर की लड़की है, मैं उसे पसंद नहीं करता। और बाहर खड़ी डिम्पल ये सारी बातें सुन लेती है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। डिम्पल जल्दी से साइड हो जाती है। जब ऋषि बाहर निकलता है तब वो देखता है डिम्पल वहाँ पे है तो उससे पूछता है तुम कब आई। तो बोलती बस अभी आई, मुझे ना तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए। तो बोलता हाँ बताओ। वो बोलती है कल रात को किसी ने देखा नीना और मेरी दादी को बहस करते, मुझे ये पुलिस में रिपोर्ट करना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो वो बोलता है बिना सॉलिड एविडेंस के पुलिस ये केस नहीं लेगी। वो बोलता है मुझे तो पता है कि ये टाइम तुम्हारे लिए मुश्किल है पर जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ जाओ। वो कहती हाँ मैं समझ चुकी तुम क्या बोलना चाह रहे हो। और ये बोलकर वो जाने लगती है लेकिन वो उसे रोक लेता है और बोलता है डिनर पर चलोगी। वो मना करके वहाँ से निकल जाती है। इतने में ऋषि को कॉल आती है कि सर उस दिन जो हॉस्पिटल के नाम आपने मांगे थे वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए। तो कहते ठीक है मुझे मेल कर दो। वो सोचता है डिम्पल बस थोड़ा सा और वेट कर लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं डिम्पल जाके रिजाइन कर देती है और उसका बॉस बोलता है क्यों कर रही हो, मेरे से क्या कोई गलती हो गई या तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कहती नहीं मैंने बस ये जॉब दादी के कारण ली थी, अब वो ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ। अगले दिन हम देखते हैं ऋषि की माँ सबको धन्यवाद कर रही होती है मीटिंग रूम में, क्योंकि उन सब ने अपना वोट डाल के ऋषि को चेयरमैन चुन लिया था कॉस्मोस ग्रुप का। इसके बाद ऋषि बाहर आता है और सोचता है डिम्पल अब मुझे पूरा कंट्रोल मिल गया है, अब देखना। इतने में मैक्स आकर बोलता है डिम्पल ने रिजाइन कर दिया है। तो वो कॉल लगाता है उसे पर उसे कॉल ही नहीं लग रही होती। और अगले सीन में हम देखते हैं वो एक बेकरी में काम कर रही होती है और रूही बोलती है तुमने पक्का मन बना लिया तुम यही काम करोगी। तो बोलती हाँ यार मैं थक गई हूँ कॉर्पोरेट लाइफ से। रात के टाइम बार में ऋषि का दोस्त खड़ा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने डिम्पल को देखा। तो वो फटाफट उसे कॉल लगा देता है और बोलता है डिम्पल यहाँ पर है। और अंदर डिम्पल और रूही नशे में चूर होती हैं और रूही का पी पी के बुरा हाल होता है। तो डिम्पल बोलती है चलो तुम्हें मैं लेकर जाती हूँ घर। जब वो उसे कंधा देकर सामने दरवाजा खोलती है सामने ऋषि खड़ा होता है। उसकी दोस्त बोलती है ये हैंडसम सा बंदा कहाँ से आ गया। वो ऋषि को बोलती है साइड हट जाओ प्लीज। डिम्पल बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो।
वो बोलता है तुमने रिजाइन क्यों किया? वो बोलती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो बोलता है हम, अभी वो बोल ही रहा होता है तो बोलती हम क्या, हम अलग अलग दुनिया में रहते हैं, हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, और मैं ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, बस अब बहुत हो गया, मेरे आसपास मत दिखना। ये बोल के वो उसको एक स्टोर में बिठा देती है और बोलती है बाहर बारिश हो रही है, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ। जब वो बाहर जाती है वहाँ ऋषि खड़ा होता है। वो उसके पास आता है और बोलता है डिम्पल, आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच की बहुत बड़ी अड़चन दूर हो गई है। तो बोलती क्या? वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या हम एक साथ आ सकते हैं? तो वो याद करती है उस दिन उसने ऑफिस में बोला था गरीब लड़की। तो वो बोलती है मजाक करना बंद करो, तुमने मुझे पहले भी बहुत बार हर्ट किया है और अब ये घटिया सा मजाक कर रहे हो। वो उसके पास आने लगता है तो वो बोलती है पास आने की हिम्मत मत करना और ये बकवास दोबारा नहीं सुनूंगी मैं, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो उसे ऋषि रोकता है और वो बोलती है साइड हो जा, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। कुछ दिनों के बाद जब वो स्टोर में काम कर रही होती है तो उसका दोस्त आता है और पूछता है तुम कैसी हो? वो बोलती है ठीक हूँ। फिर वो बताता है लेकिन ऋषि ठीक नहीं है, तुमसे मिलके जाने के बाद उसे पूरा हफ्ता बहुत तेज बुखार रहा है। तो बोलती मैं क्या करूँ उससे फिर? तो उसका दोस्त बोलता है उसके बाद उसने इतना ही सिगरेट और इतना दारू पी लिया कि उसको गैस्ट्रिक पेन हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो बोलती तो क्या मैं डॉक्टर दिख रही हूँ तुम्हें? वो बोलता बेहोशी की हालत में भी वो बस तुम्हारा नाम बोल रहा था, माफी मांग रहा था। वो सोचती है वैसे तो नीना को पसंद करता है और हरकतें ऐसी करता है जिसे मुझे पसंद करता है। तो उसे बोलती है तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलता है कल मेरा बर्थडे है, तुम प्लीज केक भेज देना और सेलिब्रेशन भी ज्वाइन कर लेना, ऋषि भी वहाँ आएगा। वो कार्ड को ले लेती है और बोलती है केक टाइमली डिलीवर हो जाएगा। अगले दिन नीना एंजॉय कर रही होती है पार्टी और डिम्पल आ जाती है केक डिलीवर करने। नीना बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर फ्री का खाना चाहिए था तो थोड़ा बेहतर बहाना ले आती। तो बोलती मैं केक लेकर आई हूँ और रॉबिन ने खुद ऑर्डर दिया था। तो बोलती तुम्हें क्या लगता है इतनी सस्ती सी बेकरी से ऑर्डर करेगा क्या वो केक? तो बोलती ये बिल है, मुझे ये पैसे चाहिए। तो नीना पैसे निकालती है और नीचे फेंक देती है और बोलती है उठा लो। डिम्पल बिना पैसे उठाए जाने लगती है और नीना बोलती है दादी के साथ उस दिन क्या हुआ तुम जानना नहीं चाहती? वो बोलती है क्या किया तुमने, बताओ मुझे। तो बोलती है मैंने तो बस उन्हें सच्चाई बताई थी। तो बोलती कैसी सच्चाई? तो बोलती यही कि वो मेरा मंगेतर है और तुम मुझसे उसे चुराना चाहती। लेकिन वो इस बात को हैंडल ही नहीं कर पाई और बेचारी मर गई। ये सुनकर डिम्पल रोने लगती है और बोलती है सब मेरी गलती है। नीना बोलती है ऑब्वियसली तुम्हारी ही है, तुम ही पीछे पड़ी हो ऋषि के। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर का थप्पड़ लगा देती है उसे। और नीना सिक्योरिटी को बुला लेती है और बोलती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें तो अभी मैं सबक सिखाऊंगी। वो एक वाइन बोतल को हाथ में लेती है उसके सिर पे फोड़ने के लिए। इतने में वहाँ ऋषि आ जाता है और बोलता है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इसको सताने की? वो डिम्पल के पास जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो? पर डिम्पल बोलती है मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। तो बोलता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सोचती है नीना अभी तुम्हें मजा चकाती हूँ। ऋषि बोलता है अब रोना बंद करो, तुम अपना मुंह खराब कर रही हो। और नीना बोलती है इसने मुझे थप्पड़ मारा और तुम इसी का साइड ले रहे हो। तो बोलता मुझे पता है तुमने ही डिम्पल को उकसाया होगा, नहीं तो वो ऐसा हरगिज नहीं करती। डिम्पल सोचती है नीना और मुझमें से ये सच में मुझे बचा रहा है। नीना बोलती है आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तो ऋषि बोलता तुम्हें यही सुनना है ना मुझे क्या हो गया, मैं बताता हूँ, मुझे इससे प्यार हो गया। क्या ये रीजन काफी है तुम्हारे लिए? तो डिम्पल उसे बोलती है तुम ये बोल क्या रहे हो? तो बोलता मुझसे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूँ, अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती तो भी ठीक है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे छोड़ के कभी मत जाना। बोलती है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? बोलता हाँ, मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर है तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन तुम जो भी चुनो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। नीना बोलती है ये नहीं हो सकता, तुम एक गांव की लड़की को कैसे चुन सकते हो? वो बोलता बस करो, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने डिम्पल को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना इस बात को। डिम्पल उसे देख रही होती है, फिर वो बोलता है तुम्हें लेट हो रहा होगा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो चलने लगती है तो वो लड़खड़ा जाती है।
तो वो बोलता है क्या हुआ? वो बोलती सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे घुटने पर बिठाया था तो शायद चोट लग गई है। तो वो डिम्पल को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है कसकर पकड़ना, गिर मत जाना, अगर तुम गिरी तो मेरी गलती नहीं होगी। नीना उन दोनों के पीछे जाने लगती है और ऋषि का दोस्त उसे रोक लेता है और बोलता है यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो। तो बोलती उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसका दोस्त बोलता है ये सब पास्ट हो गया, तुमने कभी उसको भाव ही नहीं दिया आज तक, अब भूल जाओ उसे। उसके बाद वो बोलती है डिम्पल तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऋषि सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे कमरे में ले आता है और टेबल पर बिठा देता है और उसका पैर देखता है और जैसे ही हाथ लगाता है तो डिम्पल को बहुत दर्द होता है। तो बोलता है क्या बहुत दुख रहा है क्या? तो वो बोलती तो बोलता है अच्छा मैं आइस पैक लेकर आता हूँ। जब ऋषि चला जाता है तो डिम्पल सोचती है क्या ये सपना है या सच है? मैंने जो सुना था वो सच है क्या मैं इस पे यकीन कर सकती हूँ? इतने में ऋषि आकर उसका पैर पकड़कर उसके शू निकालता है और सॉक्स निकालता है और उस पे आइस पैक लगाने लगता है और डिम्पल को बहुत दर्द हो रहा होता है। तो बोलता है दर्द हो रहा है तो तुम रो सकती हो, मैं हंसूंगा नहीं। तो बोलती मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? वो उसके पैर पे आइस पैक लगा रहा होता है और वो उससे पूछती है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम ये क्या कर रहे हो? वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा मन करता है मैं तुम्हें किस कर दूँ और मन करता है बस तुम मेरे गले ही लगे रहो। आज तक मैंने ये कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया है। तो बोलती अच्छा तो नीना का क्या? तुम्हारी तो उससे सगाई हो गई है ना? कहता 1 मिनट, तुम्हें ये किसने बोला? वो कहती नीना ने। तो वो बोलता ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। बोलती क्या सच में? तो बोलता ऑफ कोर्स, मैं कसम खाता हूँ हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पर बिजली गिर जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो उसके होंठों पर हाथ रख देती है और बोलती है ऐसा मत बोलो। वो उसका हाथ अपने ऊपर रखता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो उसको इमोशनल होकर देख रही होती है और सोचती है क्या करूँ। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो बोलता क्या क्या बोला तुमने? तो बोलती है मैंने बोला हम ट्राई करते हैं। ये सुन के ऋषि खुश हो जाता है और बोलता है तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? डिम्पल बोलती हाँ। वो खुशी से झूम उठता है और उसे गोद में उठा के घूमने लगता है और बोलता है मुझे मेरी बीवी मिल गई। तो बोलती मैं बीवी नहीं हूँ। तो बोलता अच्छा तो किससे शादी करोगे तुम? तो बोलती क्या कर रहे हो तुम? तो वो उसे ले जाकर टेबल पर बिठा देता है और उसके पास जाकर बोलता है डिम्पल तुम लाइफ टाइम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन डिम्पल बुक पढ़ रही होती है और ऋषि आकर उसके साइड में बैठ जाता है और उसके गालों पे किस करता है और कॉफी देता है। बोलता है तुम रेस्ट करो मैं पैकिंग कर लेता हूँ। तो वो बोलती कौन सी पैकिंग? तो बोलता है मैं तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ शिफ्ट हो रही हो। तो बोलती मैंने कब बोला मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ? तो वो बोलता तुम्हारे पैर पे चोट लगी है, तुम कैसे मैनेज करोगी अकेले? अगर मेरे साथ रहोगी, मेरी निगरानी में रहोगी तो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। तो बोलती अच्छा ऐसा क्या? तो बोलता और क्या, तुम क्या सोच रही हो? तो बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो बोलती कुछ नोटी नोटी तो नहीं सोच रही? तो बोलती कितने बेशर्म हो तुम। वो उसके पास जाने लगता है तो वो उसको हटा देती है और बोलती है क्या कर रहे हो तुम? तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी लेकिन हम अलग अलग कमरे में रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ऋषि डिम्पल को गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। वहाँ पर उसके स्टाफ से ग्रीट करती है और वो डिम्पल को बोलता है ये तुम्हारी देखभाल करेगी। उसके बाद वो उसे ले जाकर सोफा पर बिठा देता है। अगले दिन हम देखते हैं डिम्पल ऋषि के ऑफिस आती है खाना लेकर और वो उसको अपने ऑफिस में पाकर बहुत खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर वो उसे अपनी गोदी में उठाकर टेबल पर ले जाता है। दोनों वहाँ एक दूसरे में मानो खो ही जाते हैं। लेकिन तभी नीना ऑफिस में आ जाती है। नीना बोलती है तुम आखिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? इतने में ऋषि डिम्पल को गोदी में उठा लेता है और सोफा पर ले जाता है और नीना देखती रह जाती है। उसके बाद वो टिफिन खोलता है और सबसे पहले डिम्पल को खिलाता है। डिम्पल बोलती है नीना तुम अभी भी यहाँ हो क्या? तुम भी खाना खाना चाहती हो क्या? नीना को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए जाती है लेकिन ऋषि बीच में आ जाता है।
तो बोलता है मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूँगा। नीना बोलती है तुमने उसके लिए मुझ पर हाथ उठाया? वो बोलता है हाँ, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और होने वाली बीवी है। तो वो बोलती मैं तो यहाँ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई थी, मैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई हूँ। तो बोलता मुझे कोई लेना देना नहीं है प्रोजेक्ट से, मेरे असिस्टेंट से जाके बात करो। तो वो उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। जाने से पहले वो बोलती है मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगी कि आखिर कौन है तुम्हारा सच्चा प्यार। उसके जाने के बाद ऋषि कॉल लगाता है और इन्फॉर्म करता है सिक्योरिटी को कि नेक्स्ट टाइम नीना मेरे ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद उसे बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो टेबल पर हाथ मार देता है। तो डिम्पल उसके पास जाती है, बोलती है अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें लगी तो नहीं? तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो उसे बोलती है नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जब डिम्पल वापस घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे नीना मिल जाती है। डिम्पल बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नीना कहती तुम्हें क्या लग रहा है तुम जीत गए? ऋषि को बस थोड़ी अट्रैक्शन हो गई है तुमसे, 2 दिन में उसका सब भूत उतर जाएगा। डिम्पल बोलती है ठीक है, तुम रहो अपनी ख्याली दुनिया में। फिर वो जाने लगती है तो नीना बोलती है तुम मुझे 6 साल पहले भी हरा नहीं पाई थी और आज भी हरा नहीं पाओ। ऋषि और मैं साथ में बड़े हुए हैं, 20 साल की यादें हैं हमारी। तो बोलती बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी ऋषि मुझसे प्यार करता है। अगले दिन हम देखते हैं नीना ऋषि की माँ को भड़का देती है और बता देती है कि उसका लड़का एक गांव की लड़की के पीछे पड़ा हुआ। तो उसकी माँ ऋषि को कॉल लगाती है और उधर हम देखते हैं ऋषि और डिम्पल साथ में बैठे होते हैं और डिम्पल बोलती है तुम रोज जिम जाते हो लेकिन तुम्हारे एब्स क्यों नहीं बने अभी तक? तो बोलता है शर्ट उतार के दिखाऊं क्या, तुम अच्छे से देख पाओगी? तो बोलती है हटो ना, छोड़ो मुझे जाने दो। तो बोलता है क्यों, अब क्यों शर्मा रही हो? तो वो हाथ से फील कर रही होती है। तो बोलती पहले तो मुझे लगे नहीं थे, ये अब कहाँ से आ गए? इतने में ऋषि को उसकी माँ का कॉल आ जाता है और उसकी माँ उसे घर बुलाती है उस लड़की के साथ। जब वो डिम्पल को ये बात बताता है तो वो घबरा जाती है और बोलती है अचानक से क्यों बुला रहे हैं? तो बोलता घबराओ मत, मैं खा नहीं जाएगी वो। अगले दिन उसके माँ के घर बाहर जाकर वो बोलती है मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को गिफ्ट पसंद आएंगे? तो बोलता हाँ, तुमने इतने प्यार से जो लिए हैं, चलो चलते हैं अंदर। अंदर जब वो पहुँचते हैं तो ऋषि के पापा बोलता है आओ बैठो। ऋषि प्रेजेंट देता है जो डिम्पल की तरफ से होते हैं और उसका पापा खुश हो जाता है और बोलता है इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। तो वो बोलती है अंकल ये तो छोटा सा गिफ्ट है बस। तो उसकी माँ बोलती है हाँ तुम मीठा तो बहुत बोलती हो लेकिन और तुम में कोई खास बात नहीं है। फिर डिम्पल उसे भी गिफ्ट दे देती है लेकिन उसकी माँ उसे नीचे फेंक देती है। तो वो बोलती है मेरे बेटों के पैसों से मेरे लिए गिफ्ट ला रही हो। ऋषि बोलता है ये आप क्या बोल रही हो? तो वो बोलती है मुझे नीना ने सारी सच्चाई बता दी है। तो ऋषि बोलता है इसने मुझे कोई फंसाया नहीं है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मॉम बोलती तुमने तो मुझे बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक गरीब खानदान की लड़की है। तो वो बोलता हाँ माँ, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता ना तो तुम उस टाइम उसे नुकसान पहुँचाती। तो डिम्पल सोचती है अच्छा उस दिन इसलिए इसने ऐसा बोला था। इसके बाद उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है अपनी माँ से देखो कैसे बात कर रहा है इस लड़की के लिए। उसका पापा बोलता है आराम से बात करते हैं। तो वो डिम्पल को बोलता है बेटा अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तो बताती है मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही मौत हो गई थी, मैं दादी के साथ ही बड़ी हुई हूँ और अभी कुछ दिन पहले मेरी दादी भी गुजर गई। उसका पापा बोलता है बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन हम में और तुम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डिम्पल अपना हाथ छुड़ा लेती है ऋषि के हाथ से और ऋषि डिम्पल को लेकर जाने लगता है और माँ बोलती है अगर तुम नीना से शादी नहीं करते तो तुम्हें मैं कॉस्मोस ग्रुप से निकाल दूंगी, इस बात को याद रखना। तो वो बोलता है माँ आप ये बात भूल रही हो शायद, सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है, मेरे पास कॉस्मोस ग्रुप का पूरा कंट्रोल है। ये बोलकर वो चला जाता है और उसकी माँ उसे कोसती रहती है। जब वो घर आते हैं तो ऋषि उससे माफी मांगता है आज जो भी हुआ उसके लिए। उसके बाद वो उसके लिए खाना बनाने चला जाता है और डिम्पल किचन में आती है और बोलती है ऋषि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो उसको बोलता है डिम्पल मजाक कर रही हो क्या? तो बोलती है नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने सही बोला, हमारे बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वो बोलता है ये मेरे पेरेंट्स की सोच है, मेरी नहीं। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और वो बोलती है क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो उसे उठा लेता है और ले जाता है पेट पे और उसे किस करने लगता है। उसके बाद बोलता है डिम्पल तुम सिर्फ मेरी हो और इसके बाद फिर से वो उसे किस करने लगता है। डिम्पल बोलती है तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद वो फिर से उसे किस करने लगता है।
अगले दिन जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नीना का मैसेज आता है उसके पास एक होटल के कमरे में मिलने के लिए। डिम्पल वहाँ पहुँच जाती है और नीना से पूछती है मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो बोलती तुम्हें बहुत बुरा लगा ना दादी की मौत का। तो बोलती मतलब। तो बोलती तुम उसी की मुझे सजा दे रही हो ना ऋषि के साथ चक्कर चला के। वो बोलती हाँ एकदम सही बोला, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तड़प रही हो ऋषि के लिए, यही सबसे बड़ा बदला है मेरा। तो खुश हो जाती है और बाहर से ऋषि को बुला लेती है और बोलती है देखा मैंने बोला था ना ये तुम्हें प्यार नहीं करती, बस यूज कर रही है। ऋषि नीना को धक्का दे देता है और डिम्पल से पूछता है तुम ठीक तो हो। डिम्पल बोलती है हाँ, और नीना बोलती है उसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी चाल चली और तुम उसी का साथ दे रहे हो। तो बोलता मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ डिम्पल की दादी की मौत में तुम्हारा कोई लेना देना था या नहीं। वो कहती नहीं। तो बोलता बस यही तुम्हारा लास्ट चांस था एडमिट करने का। तो बोलती मतलब। उसके बाद वो मैक्स को बुला लेता है और पेन ड्राइव लेता है और बोलता है रॉबिन की बर्थडे पार्टी के कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है जो तुमने बोला था कि दादी की मौत कैसे हुई। तो बोलती उस दिन तो मैं गुस्से में थी, बस डिम्पल को कुछ भी ऐसे बोली जा रही थी। तो बोलता अच्छा तुम अभी भी नहीं मान रही। तो वो एक फोल्डर देता है। तो बोलती है ये क्या है। डिम्पल बोलती है ये टेस्टिमनी है उन पेशेंट और नर्स की जिन्होंने ये सब होता देखा था। इसके बाद नीना गिड़गिड़ाने लगती है और उसके बाद मैक्स उसे बाहर ले जाता है। उसके ऋषि बोलता है आज तुम्हारी दादी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। उसके बाद वो उसे बाहर ले आता है और रिंग का डब्बा खोलकर घुटने पर बैठ जाता है उसे प्रपोज करने के लिए। वो बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो हाथ आगे कर देती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और किस करने लगते हैं और ये उम्र भर के लिए कैद हो जाते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्यार में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलेंगे अगली सीरीज लेकर। तुम्हें मुझ में पसंद क्या है। वो उसको देखता है और बोलता है अचानक से ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो बोलती है मैं सेम ही हूँ जो कॉलेज में थी, मैं अभी भी अच्छी नहीं दिखती, नीना जैसी फिगर भी नहीं है और गरीब घर से भी हूँ, तो आखिर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। तो वो खड़ा हो जाता है और वो बोलती है तुम क्या कर रहे हो। वो उसके पास आ जाता है बहुत पास और उसे किस करने लगता है। वो उसे पीछे कर देती है और बोलती है